हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया एक विशेष टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आई हूं, इंडिया सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम फिर से अलग से इसको देखेंगे, लेकिन चूंकि अब ये करंट में है और इंडिया और सऊदी अरब के बीच में कुछ विशेष डील्स पे हस्ताक्षर हुए हैं, तो हम विशेष संदर्भ में इस पूरे के पूरी करंट की परिचर्चा को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, मेन मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहले तो ये खबरों में क्यों है, सऊदी अरब और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी दशा और दिशा कैसी है और किस किस लेवल पे हम सहयोग करते हैं, चाहे वित्तीय सहयोग है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग है, रक्षा साझेदारी है, या फिर सऊदी अरब में बड़े स्तर पे भारतीय समुदाय हमें दिखाई देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पहली सऊदी अरब और इंडिया रणनीतिक साझेदारी परिषद। ध्यान रखिएगा, SPC का गठन 2019 में हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक हुई है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। इसके क्या कंक्लूजन निकले, इन सब विषयों को हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि भाई सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये G20 की बैठक में आए हुए थे और उसी के साथ ये जो हमने SPC बनाई थी 2019 में, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सऊदी अरब के जो क्राउन हैं उनके बीच में रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर सम्मेलनीय बैठक की सह अध्यक्षता की है दोनों ने। यानी ये पहली शिखर सम्मेलनीय बैठक हुई है दोनों देशों के बीच में SPC की, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की। इसके साथ ही जो सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं वो G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत की 1 दिवसीय राजकीय यात्रा पे हैं। यानी G20 सम्मेलन के बाद ये 1 दिवसीय राजकीय यात्रा पे थे, जिसमें स्पेशल तौर पे जो SPC है इसकी अध्यक्षता सह अध्यक्षता की है भारत और सऊदी अरब ने। ध्यान रखिएगा, यदि अब हम सऊदी अरब और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पे बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि दोनों के बीच में संबंध हमेशा से ही सकारात्मक रहे हैं, मैत्रीपूर्ण रहे हैं और बड़े स्तर पे हम संबंधों को शेयर करते हैं, चाहे फिर वो सदियों पुराने आर्थिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, है ना। तो हर लेवल पे हमारे संबंध हम सऊदी अरब के साथ देखते हैं। साथ ही 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वहीं से दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हो गई थी और वहीं से हम देखते हैं कि लगातार उच्च स्तरीय दौरे एक दूसरे देश में होते रहे हैं। यानी संबंधों की प्रगाढ़ता को हमेशा बढ़ाने का प्रयास होता रहा है। यदि हाल के दौरों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बड़े दौरे हुए, मतलब दौरों का मतलब क्या है कि भाई हमारे राष्ट्र प्रमुख या जो हमारे शासन के प्रमुख की जो यात्राएं हुई हैं सऊदी अरब में, क्या उनके कंक्लूजन निकले, तो एक फटाफट नजर इस पे डाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह जी ने 2010 में सऊदी अरब की यात्रा की थी और रियाद घोषणा, ये रियाद घोषणा अपने आप में महत्वपूर्ण है, रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और ये रियाद घोषणा कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। यानी इस रियाद घोषणा पत्र के बाद से भारत और सऊदी अरब के बीच में रणनीतिक संबंध सशक्त हुए, मजबूत हुए। अगला हम देखते हैं 2016 में वहां के किंग ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उस सम्मान से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा 2019 में जो क्राउन प्रिंस है सलमान की मतलब इन्होंने भारत की यात्रा की और 2019 में इन्होंने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत में निवेश की प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम आने वाले समय में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। और साथ ही 2019 में PM मोदी की रियाद यात्रा के दौरान ही ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बात मैं कर रही हूं ना, SPC, इसका गठन हो गया था 2019 में जब PM मोदी ने रियाद की यात्रा की थी। उसी समय रणनीतिक साझेदारी परिषद पे हस्ताक्षर हो गए थे। ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने एक संबंधों की पृष्ठभूमि देखी कि ऐतिहासिक तौर पे संबंध कैसे रहे हैं, यात्रा या दौरों के स्तर पे संबंधों का कैसा स्तर रहा है। बहुत पुरानी यात्राओं की जरूरत नहीं है, लेकिन ये
3-4 यात्रा महत्वपूर्ण है, चाहे रियाद घोषणा की बात हो, चाहे सर्वोच्च सम्मान की बात हो, चाहे $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो, और चाहे SPC यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर की बात हो। अब यदि हम दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को देखें तो आर्थिक सहयोग का लेवल क्या है, तो पहली बात तो 2022-23 बिल्कुल नया आंकड़ा है। 2022-23 में भारत और सऊदी अरब के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $52.75 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पे पहुंच गया है। मतलब दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $53 बिलियन के आसपास है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब को भारत का जो निर्यात है, मतलब जो हम सऊदी अरब को निर्यात करते हैं वो लगभग $10 बिलियन का करते हैं। 2021-22 में ये $8 बिलियन था, यानी आयात और निर्यात की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और यदि ओवरऑल देखें तो भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब सऊदी अरब के हम दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। हालांकि विशेष तौर पे जो व्यापार केंद्रित है वो क्रूड ऑयल, ये जो हाइड्रोकार्बन्स, ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन फिर भी। और यदि भारत के नजरिए से देखें तो सऊदी अरब हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी आर्थिक संबंध काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि उन आर्थिक संबंधों के विविधीकरण की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है, जिसके प्रयास हो भी रहे हैं। चाहे आप अभी G20 में आपने सुना होगा इंडिया और मिडल ईस्ट जो एक रूट बनने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं जो आके यूरोप तक जुड़ेगा। तो ऐसे में सऊदी अरब जैसे देश और इंडिया के संबंधों की प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा जरूरी है यदि हमें उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो है ना। अभी मैं बात करूंगी 2-3 और जो समझौते हुए हैं उन पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये तो हो गया आर्थिक। अर्थव्यवस्था में ही यदि हम निवेश की बात करें, हमने व्यापार देख लिया कितना है, कितना आयात है, कितना निर्यात है, कौन कितना मतलब नंबर का व्यापारिक भागीदार है। यदि हम निवेश की बात करें तो सऊदी अरब साम्राज्य में, मतलब हमने भी निवेश कर रखा है भारत ने, तो भारतीय निवेश लगभग $2 बिलियन है। और जो सऊदी अरब का भारत में ओवरऑल निवेश है वो लगभग $3.4 बिलियन के आसपास है। लेकिन 2019 में सऊदी अरब प्रिंस ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम आने वाले समय में भारत में लगभग $100 बिलियन का निवेश करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये 2019 वाली बात मैंने बता ही दी थी कि विविध क्षेत्रों में $100 बिलियन का निवेश करने की बात की थी, यानी निवेश के लेवल पे भी दोनों देश प्रयासरत हैं कि किस तरीके से निवेश भी बढ़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐतिहासिक संबंध, आर्थिक संबंध। यदि हम ऊर्जा साझेदारी की बात करें तो सबसे केंद्रीय बिंदु है दोनों देशों के संबंधों का ऊर्जा साझेदारी। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब भारत का प्रमुख भागीदार है। हम बड़े स्तर पे जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है बड़े स्तर पे आयात करते हैं सऊदी अरब से। यदि डेटा की बात करें तो 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद रिसोर्सिंग गंतव्य रहा है। जैसे नंबर 1 पे रशिया है, रशिया यूक्रेन के बाद हम बड़े स्तर पे आयात कर रहे हैं क्रूड ऑयल वगैरह का, तो रशिया है, दूसरे नंबर पे इराक है और तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का एक बड़ा निर्यात गंतव्य है, तीसरा सबसे बड़ा। उसके बाद यदि 2023 की बात करें तो यहाँ पे कुछ डेटा है। सऊदी अरब ने लगभग 39.5 MMT कच्चे तेल का आयात किया। इतना याद नहीं रखना है, बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि हम जो कच्चा तेल आयात करते हैं पूरे विश्व से उसका 16.7% यानी लगभग 17% केवल सऊदी अरब से आयात करते हैं। टोटल कच्चे तेल का 17%। तो ये काफी बड़ा डेटा है। ऊर्जा संबंध यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं। और यदि हम LPG आयात की बात करें तो LPG आयात में ध्यान रखिएगा लगभग टोटल कुल पेट्रोलियम उत्पाद आयात का लगभग 11.2। LPG में इनफैक्ट हम सऊदी अरेबिया से सबसे बड़े स्तर पे आयात करते हैं। तो ऊर्जा साझेदारी में हमने विशेष तौर पे ये मुद्दे देखे। अब यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूं, ऊर्जा साझेदारी के बीच में ही अभी हाल ही में, मतलब अभी इसी यात्रा के दौरान सऊदी अरब और इंडिया के बीच में एक अंडर सी ग्रिड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, MOU पे साइन हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अंडर सी ग्रिड मतलब क्या होगा। ये सऊदी अरब है, ये मान लीजिए इंडिया है, तो यहां से ग्रिड बनेंगे। मतलब समुंदर के लगभग 3.5 किलोमीटर के अंदर से
ग्रिड बिछाई जाएंगी ऊर्जा के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा ये ऊर्जा ग्रिड क्या करेंगे, समझना जरूरी है। देखो, हम सऊदी अरेबिया से क्या आयात करते हैं? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एलपीजी वगैरह, ये सारी चीजें आयात करते हैं। ये सब के सब पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा सतत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या मतलब, पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये प्रयास किया जा रहा है। सोलर ऊर्जा के तहत भारत जो ऊर्जा उत्पादन करेगा, यानी एक्स्ट्रा जो ऊर्जा उत्पादन करेंगे। अब हम भाई ऐसा तो है नहीं कि 4 बल्ब जला के रह रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऊर्जा उत्पादन होगा तो 10 बल्ब जला के रहेंगे। मतलब जो बच जाएगा उसको हम दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। बात समझ में आई? यानी सोलर ऊर्जा के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसको हम प्लान कर रहे हैं अलग अलग देशों को निर्यात करने का। इसी निर्यात के क्रम में सऊदी अरेबिया के साथ ये अंडर सी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाई जाएंगी। समुद्र के लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे से ग्रिड भारत से या तो ओमान के रास्ते या फिर सीधे यहाँ पे मैप देख लेना, यहाँ पे सऊदी अरब के रास्ते जोड़ा जाएगा। इसके लक्ष्य देखो, एक तो भारत को निर्यात का एक केंद्र बिंदु मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, है ना। और वर्तमान में आप इस बात को भी समझिए कि पहले सऊदी अरब प्रो पाकिस्तान अप्रोचेस पे काम करता रहा है, लेकिन वर्तमान में सऊदी अरब जैसे और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये भी समझ चुकी हैं कि भविष्य में केवल क्रूड ऑयल के बल पे विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया जा सकता है। हमें अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना ही पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना पड़ेगा तो इंडिया एक बहुत बेहतर विकल्प है गल्फ कंट्रीज, और यहां पे मैं विशेष तौर पे सऊदी अरब की बात कर रही हूं, सऊदी अरब के लिए, कि हम इंडिया के सहयोग से अपने आर्थिक क्षेत्र का विविधीकरण कर सकें, यानी दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता। और तीसरा है कि पूरा विश्व समझ चुका है कि जो वर्तमान ऊर्जा संसाधन है ये सतत नहीं है। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का खतरा विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट बन चुका है। ऐसे में हमें एक लक्ष्य पे पहुंचना है, और उस लक्ष्य पे हम नवीनीकरण ऊर्जा माध्यमों से ही पहुंच सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अभी तक हम ऊर्जा आयात कर रहे हैं क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के तौर पे, लेकिन अब भारत, हालांकि ये काफी टफ प्रोजेक्ट है, इतना आसान नहीं है, समय लगेगा, बहुत सारे संसाधन लगेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो हम नवीनीकृत ऊर्जा निर्यातक के तौर पे अपने आप को प्रूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में भारत के प्रयास, पहले भारत ने श्रीलंका के साथ भी इस तरीके का एक समझौता किया था, लेकिन श्रीलंका चाइना का डायरेक्ट प्रभाव 2009 के बाद से तो सीधा तो श्रीलंका इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। हम इस ऊर्जा निर्यात को दक्षिण पूर्व एशियन देशों तक भी विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इधर गल्फ कंट्रीज के माध्यम से विस्तारित करने का प्रयास करें। और भारत का जो फंडा है कि 1 वर्ल्ड 1 सन एंड 1 ग्रिड, है ना, तो इसके माध्यम से भारत इन ग्रिड का विस्तार करके नवीनीकृत जो ऊर्जा है उसके निर्यात का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में जो ये अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने पे समझौता हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ये मुझे यहीं पे बताना सही लगा। अब अगला है दोनों देशों के बीच में, यदि रक्षा साझेदारी की बात करें तो दोनों देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास होते हैं, और संयुक्त अभ्यास का है अल मोहम्मद अल हिंदी के 2 संस्करण संपन्न हो चुके हैं। ये नौसैनिक अभ्यास है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच में नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है ये। इसके साथ ही दोनों पक्ष रक्षा उद्योगों और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग पे काम कर रहे हैं, कि स्कोप ढूंढा जा रहा है कि भाई रक्षा क्षेत्र में हम किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे समझ में आए। अगला है, यदि हम सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़े स्तर पे भारतीय वहां पे निवास करते हैं, है ना, जो हमारे एनआरआईज हैं वहां पे बड़े स्तर पे काम करते हैं। लगभग 2.2 मिलियन भारतीय समुदाय सऊदी अरब में रहता है, 2.2 मिलियन। और यदि सऊदी अरब के प्रवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जो भारतीय है वो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यदि टोटल आबादी की बात करें परसेंटेज में, वैसे तो 2.2 मिलियन है भारतीय प्रवासी सऊदी अरब में, लेकिन सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 7% भारतीय हैं, जिनकी देश की आर्थिक वृद्धि में एक बड़ा हिस्सा है।
अलग अलग स्तर पे हम व्हाइट कॉलर जॉब्स देखें तो वो भी ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो बेसिकली ब्लू कॉलर्स जॉब्स हैं, यानी जो लेबर क्लास या फिर छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े हुए जो क्लास है वो बड़े स्तर पे कार्यरत है वहां के क्षेत्रों में, यानी वहां की आर्थिक वृद्धि में भारतीयों का बड़ा योगदान है। 2019 में जब रियाद यात्रा हुई थी मोदी प्रधानमंत्री जी की, उसमें प्रवासियों के रोजगार की व्यवस्था करने के लिए भी एक समझौता हुआ था दोनों में, जिसमें हम ई माइग्रेट प्रणाली को हमने वहां की जो रोजगार प्रणाली थी उसके साथ एकीकृत करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही हज यात्रा भी दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण सहयोग का बिंदु है, क्योंकि भारत में बड़े स्तर पे मुस्लिम समुदाय है और मुस्लिम समुदाय का जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है वो हज करना होता है। तो ऐसे में ये क्षेत्र भी दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का आधार तय करता है। इसमें एक समझौता इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 2019 में लगभग भारतीयों का कोटा बढ़ाने की बात की थी सऊदी अरेबिया ने। ठीक है जी, और क्या है? कोविड-19 के दौरान हम दोनों देशों की बड़े स्तर पे सहयोग देख सकते हैं, अनुभव साझा किया, एक दूसरे का सहायता की। जैसे यदि आप शुरुआती दौर में देखो, जब 2021 में भारत ने बड़े स्तर पे अलग अलग 2 खेपों में लगभग 4.5 मिलियन कोविड शील्ड टीके उपलब्ध कराए सऊदी अरेबिया में। 4.5 मिलियन कोविड शील्ड बड़ी संख्या है। इसी तरीके से जो सेकेंड वेव आई तो सऊदी अरब ने भी भारत को तरल ऑक्सीजन बड़े स्तर पे प्रदान किया, यानी कोविड महामारी जैसी सिचुएशन में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते नजर आए हैं। अब हम एक बार, ये तो हमने सहयोग के क्षेत्र देख लिए कि भाई आर्थिक सहयोग है, निवेश के क्षेत्र में सहयोग है, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग है। और जब मैंने ऊर्जा सहयोग क्षेत्र की बात की तो उसी समय मैंने आप लोगों को अंडर सी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बन रहा है उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या मोटिव होंगे, इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा कर दी। चाहे प्रवासियों का मुद्दा है, चाहे कोविड-19 के दौरान सहयोग का मुद्दा है। अब यदि हम रणनीतिक साझेदारी परिषद की बात करें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया 2019 में हमारे प्रधानमंत्री और वहां के जो किंग हैं उन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे इस पे। और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है? रणनीतिक साझेदारी परिषद का उद्देश्य क्या है? इस परिषद का उद्देश्य है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा, और एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना करना है कि एक परिषद के लेवल पे हर विषय पे चर्चा हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। और यदि इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस एसपीसी में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में 2 स्तंभ हैं। एक समिति है जो डेडिकेटेडली बात करती है राजनीतिक मुद्दों पे, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, सांस्कृतिक सहयोग समिति है। और जो दूसरी समिति है ये डेडिकेटेडली, मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से अर्थव्यवस्था और निवेश पे फोकस करती है, ध्यान रहेगा। तो 2 समिति बनाई गई हैं जो अलग अलग मुद्दों पे सहयोग को और बढ़ाएगी और रिसर्च करेंगी कि कहां कहां हम सहयोग बढ़ा सकते हैं। और यदि इन उप समितियों के कार्यकलापों को देखें तो इसके 4 स्तर होंगे, मतलब 4 प्रकार की मीटिंग्स होंगी। सबसे बड़ी मीटिंग है शिखर सम्मेलन स्तर, जो अभी हुआ है। ये जो शिखर सम्मेलन स्तर है ये उच्च प्रतिनिधित्व के बीच में होगा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और वहां के क्राउन प्रिंस के बीच में ये शिखर सम्मेलन हुआ करेगा। इस शिखर सम्मेलन के अलावा भी इस रणनीतिक पार्टनरशिप काउंसिल के अलग अलग सहयोग तंत्र हैं, जैसे मंत्री स्तर की बैठकें होंगी, दोनों देशों के मंत्री स्तर की बैठकों में डिसीजन लिए जाएंगे कि किस तरीके से सहयोग बढ़ाया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य बैठकें होंगी और संयुक्त कार्य समूह, ठीक है, ये भी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे। तो इन 4 स्तर पे इस एसपीसी के तहत काम किया जाएगा। जो ये अभी हाल ही की एसपीसी हुई है, इसके क्या नतीजे निकले हैं तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया आपको, जो अंडर सी लिंक बन रहा है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में बनने वाला है, उसको लेके समझौता हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भारत और सऊदी अरब ने $50 अरब की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, यदि आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इस वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में दोनों देशों के सहयोग की बात की गई है। $50 अरब के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। और ये जो परियोजना है ना, जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, ये 60 मिलियन टन की रिफाइनरी होगी, मतलब काफी बड़े स्तर पे रिफाइनरी। मतलब क्या, वहां से हम कच्चा तेल प्राप्त करते हैं और यहाँ पे उसको रिफाइंड करने का काम करते हैं रिफाइनरीज वगैरह में। तो ध्यान रखिएगा, इस रिफाइनरी पे समझौता हो चुका है जिसमें
सऊदी अरब और भारत दोनों मिलजुल के जो है उसको विकास करने का काम करेंगे। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों की पहचान की गई है कि ऊर्जा में कैसे विविधीकरण लाएं, रक्षा क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर में किस तरीके से हम, अंतरिक्ष क्षेत्र में, यानी ये सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई है। ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, इसके साथ ही सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और संस्कृति जैसे सहयोग के अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई है कि हम विविधीकृत करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि गल्फ कंट्री अब समझ चुकी है कि केवल क्रूड ऑयल के भरोसे अब हम जो है अपनी पहचान नहीं बना के रख सकते हैं। हमें किसी भी तरीके से इकोनॉमी का विविधीकरण करना है, अलग अलग क्षेत्रों को खोलना पड़ेगा हमको शिक्षा, हमको हेल्थ, हमको पर्यटन, हमको इंफ्रा, हर एक मुद्दे में सहयोग की जरूरत है। तो ये सहयोग के क्षेत्र पहचाने गए हैं। यदि जैसे कहा कि दोनों पक्ष अपने हाइड्रोकार्बन संबंधों की जो वर्तमान स्थिति है, मैंने बताया कि मेन केंद्रीय तत्व क्या है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, इसको व्यापक ऊर्जा साझेदारी में विविधता लाने में सहमत हुए हैं। और इसी विविधता के क्रम में फिर वो जो अंडर सी ग्रिड वाली जो MOU हुए हैं उस पे साइन हुए हैं। समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे डिजिटलीकरण, निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, जिसमें डिजिटलीकरण बढ़ाने का प्रयास है, निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास है इत्यादि। ठीक है, तो ये था इंडिया सऊदी अरब रिलेशंस के बारे में। एक बार फटाफट रिवाइज करें। उससे पहले मैं आप लोगों को 2 इंफॉर्मेशन दे दूं। एक तो जो 2024 वाले बच्चे हैं और एक व्यवस्थित तरीके से भाई अनुशासन के साथ डेली 2.5 से 3 घंटे की क्लास में पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास होती है, उसके बाद डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, मतलब 13 से 14 महीने अपने आप को 100% इन्वॉल्व रख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं 2024 वाले बच्चे, तो नया बैच शुरू हो रहा है 16 सितंबर से। तो 16 सितंबर अंतिम तिथि है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। P2I बैच होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों लेवल की तैयारी। 2 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सितंबर बैच है। इसके साथ अगर आप 2025 को लेके प्लान कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म बैच है और इस बैच की वैधता 3 साल की है। यानी आप 3 साल तक, अगर आप मान लीजिए आपने आज बैच लिया, तो 3 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस को देखो, सुनो, समझो, और आपका सिलेबस भी 13 से 14 महीने में ही कंप्लीट होगा। इससे क्या होगा, आपकी एक व्यवस्थित तैयारी सुनिश्चित हो पाएगी। तो 2025 वाले बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया जा रहा है। ये बैच भी शुरू हो रहा है 16 सितंबर से। ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर से ये बैच शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ या स्टडी IQ IAS, मतलब क्या नाम है, वेबसाइट या ऐप पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके इसमें से जो भी बैच आपको सुटेबल लगे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। इस LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 35,999 में मिल जाएगा। 3 साल की वैलिडिटी है। ध्यान रखिएगा, यदि ऐप से जुड़ के पढ़ते हो तो निश्चित तौर पे एक अनुशासन आता है। बस उसके लिए प्रयास करना होता है कि रेगुलर क्लास करें, आंसर राइटिंग करें। 1 से 1.5 साल अच्छा यूटिलाइज हो सकता है। तो यदि आप सक्षम हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कोड यूज कीजिएगा LD Live 16 सितंबर से पहले। इसके साथ ही PDF वगैरह के लिए आपको जाना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन सब कुछ यहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सऊदी अरब और इंडिया द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विस्तार से जाना। विशेष तौर पे जो रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर सम्मेलन बैठक हुई है, उसके क्या लक्ष्य हैं, क्या इरादे हैं, किन किन मुद्दों पे सहयोग के क्षेत्र खुले हैं। हमने अंडर सी जो क्या नाम है, ग्रिड के बारे में जाना है ना। हमने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी के $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। और इसके साथ ही हमने बड़े स्तर पे जो संबंध हम शेयर करते हैं सऊदी अरब के साथ, उन संबंधों को जाना। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, और इस तरीके की करंट अपडेट न्यूज के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ IAS हिंदी से। और अगर एडमिशन लेना है किसी भी बैच में तो कोड यूज करें LD Live, ये मेरा कोड है LDLIVE। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।